नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। रुख करेंगे इस बीच लखनऊ का, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। पीसीएस अफसरों को देना होगा अब संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा। हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा पीसीएस अधिकारियों को। प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए ये व्यवस्था लागू की है। स्पैरो यूपी पोर्टल पर ये संपत्ति की जानकारी दी जाएगी। अफसरों को पोर्टल का लॉगिन पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से। अब पीसीएस अफसरों को भी अपनी चल अचल संपत्ति का पूरा खाका, पूरा ब्यौरा अब सरकार को देना होगा। पोर्टल पर ये ब्यौरा खुद पीसीएस अधिकारी अपलोड करेंगे और इन सभी पीसीएस अधिकारियों को पोर्टल का पासवर्ड भी दिया जाएगा। तो पीसीएस अफसरों को अब चल अचल संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा और ये सरकार ने नए नियम जारी किए हैं पीसीएस अफसरों के लिए। हर साल अपनी चल अचल संपत्ति का ऑनलाइन ब्यौरा देना होगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सिद्धार्थ सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। सिद्धार्थ, ये बड़ी खबर, जिस तरीके से सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, अब पीसीएस अफसरों को भी अपनी संपत्ति का पूरा ब्यौरा देना होगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पीसीएस अफसरों को अब अपनी जो संपत्ति है उनका ऑनलाइन पूरा ब्यौरा देना होगा। हर साल अपनी चल अचल संपत्ति ऑनलाइन देना होगा ब्यौरा। प्रदेश सरकार ने पीसीएस अफसरों के लिए व्यवस्था लागी। स्पैरो यूपी पोर्टल पर दी जाएगी, मतलब इस पर अपनी संपत्ति की जानकारी देनी है और अफसरों को पोर्टल और लॉगिन का पासवर्ड दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सरकार की कोशिश ये है कि कोई अधिकारी अपनी कोई संपत्ति का ब्यौरा दे दे जो ऑनलाइन रहे और जो सब देख सकें। और लोग आरोप लगाते हैं लगातार कि यहाँ से भ्रष्टाचार करके इतना पैसा कमाया, ये कमाया। तो कहीं ना कहीं जब इस तरीके से सरकार का शिकंजा कसा रहेगा तो अफसरों पर भी एक हिसाब से डर रहेगा कि अवैध संपत्ति ना कमाई जाए। और भ्रष्टाचार को रोकने की सरकार की एक मुहिम है। पहले आईएएस अफसरों को कहा गया था, पीसीएस अफसरों को कहा गया। तो योगेश, एक सराहनीय पहल है और ये काफी अच्छी पहल है सरकार की। सिद्धार्थ, पहल अच्छी है, कोशिश अच्छी है, लेकिन आईएएस अफसरों के लिए पहले भी जिस तरीके से नियम लागू किए गए और उनके लिए समय समय पर जब ये निर्देशित किया गया कि वो अपनी संपत्ति का ब्यौरा देंगे, कुछ अफसरों के तरफ से तो ब्यौरा दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश में तमाम ऐसे आईएएस अधिकारी हैं जिनके जिन्होंने अपना ब्यौरा दिया ही नहीं कि उनकी संपत्ति कितनी है। जी बिल्कुल, कई बार शिकायतें हुई। अब देखना ये सरकार इनके खिलाफ का शिकंजा कसी। देखिए, केवल आदेश निकाल देने से कुछ नहीं होगा, सख्ती करनी होगी थोड़ी। और एक सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब इस तरीके की व्यवस्था कर दी जाती है सरकार के द्वारा तो लोग बेनामी संपत्ति खरीदते हैं अपने रिश्तेदारों के नाम, नौकरों के नाम, तो इस तरीके से अपने करीबियों के नाम। तो कहीं ना कहीं इसको भी शिकंजा कसना होगा। तो देखना ये सरकार क्या करती है। जिस तरीके से जिस तरह आप कह रहे हैं कि आईएएस अफसरों, कई आईएएस अफसर हैं जिन्होंने नहीं दी, बार बार सरकार नोटिस देती रही, बार बार जो विभाग है वो बार बार संपत्ति के बारे में पूछता रहा, लेकिन अभी तक उस तरीके से सख्ती नहीं दिखी है। बिल्कुल, जिस दिन सरकार सख्ती बहुत जरूरी है सरकार की तरफ से, और तभी ये जो नियम कानून है ये जीरो ग्राउंड पर उतर पाएंगे। चलिए, आप बने रहिए सिद्धार्थ हमारे साथ और रुक करेंगे लखनऊ का ही, जहां पर 5 मॉडल बाजारों में फ्री वाईफाई सेवा मिलेगी। 5 मॉडल बाजारों में फ्री वाईफाई की सुविधा अब होगी। एलईडी स्ट्रिप लाइटों से बाजार चमकेगा। महापौर के निर्देश पर आज से ये काम शुरू किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 मॉडल बाजारों में फ्री वाईफाई सेवा अब उपलब्ध कराई जाएगी सरकार की तरफ से। 5 मॉडल बाजारों में ये सुविधा उपलब्ध होगी, फ्री वाईफाई सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। फ्री में ये सुविधा मुहैया होगी। एलईडी स्ट्रिप लाइटों से बाजार भी चमकेंगे और महापौर के निर्देश पर आज से इस पर काम भी शुरू होगा। और इसी खबर पर सिद्धार्थ हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सिद्धार्थ, 5 मॉडल बाजारों में फ्री वाईफाई जो सुविधा है ये फ्री में मिलेगी। ये बड़ा कदम उठाया गया है, मुझे लग रहा है, सरकार की तरफ से। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सरकार को लेकर बड़ा कदम उठाया। देखिए, इस चुनावी वर्ष है, अब निकाय के चुनाव होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता को कुछ ना कुछ तो जनता के लिए ये जो गिफ्ट दिया गया है, तो चुनाव को लेकर भी एक हिसाब से तैयारी करी जाएगी। और लेकिन एक चीज ये महत्वपूर्ण है कि चलिए, देर आए दुरुस्त आए। अब काफी दिनों से इसकी चर्चा हो रही थी, लेकिन अब ये लागू कर दिया गया है। अब देखना ये कितना सफल होता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है योगेश कि सरकार कोशिश कर देती है, महापौर घोषणा
कर देते, लेकिन जो निचले स्तर के कर्मचारी हैं वो जब इस तरीके की व्यवस्थाएं होती हैं उसके बाद कुछ दिन बाद ये व्यवस्थाएं फेल हो जाती हैं। आप लखनऊ की ही बात कर लें तो काफी चीजें नगर निगम ने काफी अच्छी चीजें की हैं, काफी सुधार हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं जब खुद अधिकारी इस पे सजग रहेंगे और वो कर्मचारियों पर सख्ती करेंगे तब जाकर इस तरह की योजनाएं सफल होंगी। बिल्कुल, लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर एक चीज और जानना चाहेंगी, ये 5 बाजारों का जो जिक्र किया गया है वो कौन कौन से बाजार होंगे जिन पर ये फ्री वाईफाई की सुविधा मुहैया होगी फ्री में? देखिए, मुख्य बाजार उसमें अमीनाबाद है, चौक स्थित बाजार हैं और कुछ बाजार जो है जो पुराने लखनऊ के जो स्थित बाजार हैं वहां पर इसकी व्यवस्था की गई। धीमे धीमे पूरे लखनऊ में कर दी जाएगी, लेकिन ये चुनावी वर्ष है और चुनाव में ये कोशिश कर रही है महापौर की ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जाए जिससे आने वाले समय में जनता को बताया जाए, इनको लाभ मिल सके। लेकिन सिद्धार्थ यहाँ पर एक और बड़ा सवाल उठ रहा है, अभी पिछले दिनों जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देश दिए कि अवैध पार्किंग के मामले सामने नहीं आने चाहिए, राजधानी लखनऊ का ही जिक्र कर ले तो अभी तक अवैध पार्किंग का जो सिलसिला है, लगातार इसका जो कारोबार है वो फल फूल रहा है, तो क्या नगर निगम को ऐसे मामले दिख नहीं रहे क्या? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जब कुछ दिन सख्ती रहती है, जब मुख्यमंत्री लगातार निर्देश देते हैं तो कुछ दिन तक आपको सख्ती दिखती है, उसके बाद फिर सब कुछ वही पुराने रवैये हो जाते हैं। लोग उस तरह पार्किंग करते हैं, चाहे आप सीतापुर रोड पे ले लें, चाहे मड़ियाऊ रोड पर ले लें। और ये सबसे महत्वपूर्ण ये है कि थाने चौकी वही नजदीक है और पुलिस की नजर तक नहीं पड़ती है। क्यों पुलिस इन पे नजर नहीं डालती है ये पुलिस वाले ही बता सकते हैं, लेकिन हाँ, जब सख्ती होती है तो उस दिन सब कुछ आपको सही दिखेगा। और एक सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि जो पार्किंग स्थल भी चिन्हित करके उतनी जल्दी डेवलप नहीं किए गए। कहीं ना कहीं ये चीज नगर निगम की तरफ से घोषणाएं की गई कि जल्द से जल्द ऐसी पार्किंग बना दी जाएगी, तो पार्किंग की व्यवस्था भी काफी कम है, तो लोगों की मजबूरी हो जाती है सड़क के किनारे पार्किंग करना। तो कहीं ना कहीं जब सुंदर लखनऊ, स्वच्छ और सुंदर लखनऊ तब बनेगा जब आप जमीनी स्तर पे काम करेंगे। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण केवल महापौर की घोषणा करने से या महापौर के कहने से नहीं होगा, जब अधिकारी और कर्मचारी ये मान लेंगे कि लखनऊ उनका है और इसको सुंदर बनाना है और इसमें आम जनता का भी सहयोग मिलेगा, तभी जाकर लखनऊ स्वच्छ मंशा साफ होनी चाहिए और तभी ये सारी चीजें धरातल पर उतारी जा सकती है। अधिकारियों की मंशा इसमें साफ होना बहुत जरूरी होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए सिद्धार्थ। और यूपी एमएलसी चुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। बीजेपी के 9 एमएलसी प्रत्याशी नामांकन करेंगे। बीजेपी ने कुल 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 9 प्रत्याशी नामांकन करेंगे। जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी नामांकन करेंगे। बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा, दानिश अंसारी भी आज नामांकन करेंगे। नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। तो बीजेपी ने कुल 9 एमएलसी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य समेत 9 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे, जिनमें 7 मंत्री शामिल हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें कि जेपीएस राठौर, नरेंद्र कश्यप, जसवंत सैनी आज अपना नामांकन करेंगे। ये विधान परिषद जाएंगे, विधान परिषद सदस्य के रूप में अपना नामांकन करेंगे। बनवारी लाल दोहरे, मुकेश शर्मा, दानिश अंसारी का भी नाम शामिल है आज नामांकन में। ये लोग भी आज नामांकन करेंगे और नामांकन में ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो सकते हैं। तो ये बड़ी खबर लखनऊ से आज भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी विधान परिषद सदस्य के लिए, जो 9 प्रत्याशियों का जिनका ऐलान हुआ है वो आज नामांकन कर सकते हैं, आज नामांकन करेंगे। दरअसल आज नामांकन का आखिरी दिन है और भारतीय जनता पार्टी के 9 प्रत्याशी आज नामांकन करेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रह सकते हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं शिवपाल यादव ने आखिरकार अखिलेश यादव को झटका दे ही दिया। प्रसपा के पदाधिकारियों की बैठक में अध्यक्ष शिवपाल यादव ने स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने की घोषणा कर दी है। शिवपाल यादव ने कहा है कि पार्टी प्रगतिशील समाजवाद और समावेशी राष्ट्रवाद के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ेगी। राम के नाम पर विभाजन और नफरत की राजनीति भी नहीं करेगी। दरअसल लखनऊ में कल पार्टी के पदाधिकारियों यानी मंगलवार को लखनऊ में प्रसपा की पदाधिकारियों की एक दिवसीय संयुक्त बैठक हुई, जिसमें स्थानीय चुनाव में अकेले लड़ने का फैसला किया गया है। शिवपाल यादव ने यह साफ तौर पर कह दिया है कि वो निकाय चुनाव अब अकेले लड़ेंगे और ऐसे में यह माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी को यह बड़ा झटका लग सकता है। तो शिवपाल यादव की तरफ से ये बड़ा ऐलान कर दिया गया है और कहा गया है कि वो निकाय के चुनाव अकेले दम पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को लेकर के अब कहीं न कहीं उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है और वो समाजवादी पार्टी से अलग नजर आ रहे हैं। शिवपाल यादव का ये बड़ा बयान माना जा रहा है और बेहद अहम माना जा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी को झटका भी माना जा रहा है।
उधर बाराबंकी जिला कारागार प्रशासन पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बाराबंकी जिला जेल के अफसरों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिला कारागार अधीक्षक हरिभक्त सिंह निलंबित हुए हैं। जेल वार्डर आशुतोष मिश्रा भी निलंबित किए गए हैं। जेल वार्डर हेड राजेश भारती और जेल वार्डर सुरेश भी निलंबित किए गए हैं। कारागार मंत्री के निरीक्षण के दौरान ये लापरवाही मिली थी और लापरवाही मिलने पर बाराबंकी जिला जेल के अफसरों पर यह गाज गिराई गई है। तो बड़ी खबर आपको बता दें कि बाराबंकी से है, जहां पर जेल प्रशासन पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। जेल मंत्री की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति पर लगातार एक कदम आगे बढ़ाते हुए जेल मंत्री ने यह बड़ा कदम उठाया है और बड़ी कार्रवाई की है। जेल वार्डर हेड राजेश भारती, जेल वार्डर सुरेश को निलंबित किया गया है। इसके साथ ही कारागार मंत्री के निरीक्षण में बड़ी खामियां मिली थी और खामियों को लेकर के यह बड़ा सख्त कदम उठाया गया है और बड़ी कार्रवाई की गई है। और अब खबर गोंडा से है, जहां जिले के खरगूपुर थाना क्षेत्र के गांव में शिक्षा मांगने के लिए गए 3 फकीरों के साथ अभद्रता करने के मामला सामने आया। भिक्षा मांगने को लेकर के 3 फकीर गांव पहुंचे थे, जहां पर यह अभद्रता की गई है और इसका आरोप में है कि गांव के ही एक युवक ने भिक्षा मांगने पहुंचे फकीरों से पहले उनका आधार कार्ड मांगा और उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाए। गांव में भिक्षा मांगने को अपराध बताते हुए युवक ने तीनों फकीरों से उठक बैठक करवाई और उन्हें दोबारा गांव में न आने की शपथ भी दिलाई। इस पूरे मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं इस वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस टीम जुटी हुई है। तो फकीरों से अभद्रता का ये मामला सामने आया है। दरअसल 3 फकीर भिक्षा मांगने गए थे और इस दौरान ग्रामीणों ने उनसे आधार कार्ड उनका मांगा और उसके बाद उनसे उठक बैठक भी लगवाई। तस्वीरों में यह भी आप साफ तौर पर देख सकते हैं और इन तीनों फकीरों से शपथ भी दिलाई गई कि वो भविष्य में दोबारा इस गांव में भिक्षा मांगने नहीं आएंगे। बोलो जय श्री राम। सब रखो नीचे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अमरनाथ तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। अमरनाथ तिवारी, जिस तरीके से ये फकीरों के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है, क्या कुछ है पूरा मामला? देखिए, ये खरगूपुर थाना क्षेत्र के खरगूपुर गांव का मामला है। यहाँ पे कल जो है 3 फकीर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। तीनों चादर लेके भिक्षाटन कर रहे थे। गांव का ही एक युवक जो है वो वहां पर उसके घर जब वो पहुंचते हैं तो वो उनसे पूछताछ करता है, उनका आधार कार्ड चेक करता है और उनसे पूछता है कि आप कहाँ से आए हो। इसके बाद वो उनके साथ उनसे उठक बैठक करवाता है और फिर उनसे जय श्री राम के नारे भी लगवाता है। गांव का ही एक बुजुर्ग जब उसको इस तरह करने से मना करता है तो उससे भी भिड़ जाता है और इस तरह वो लगातार उनसे जो अभद्रता करते हो उनको गाँव में आने के लिए फिर रोकता है और ये हिदायत भी देता है कि अगर तुम दोबारा गांव में दिखाई दोगे तो तुम्हारे साथ इस तरह की घटना की जाएगी। साथ ही युवक ने इस पूरे घटनाक्रम का खुद ही वीडियो भी बनवाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। अब जब ये वीडियो वायरल हुआ है तो पुलिस ने उसका संज्ञान लेते हुए युवक के खिलाफ मामला दर्ज किया है और उसको गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही साथ पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ये भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि जो तीनों फकीर आए थे वो आखिर कहाँ के थे और कैसे यहाँ तक पहुंचे थे। जी बिल्कुल उमरनाथ, लेकिन क्या जिस तरीके से इस युवक को गिरफ्तार किया गया है, आप बता रहे हैं पुलिस की पूछताछ में युवक ने क्या वजह बताई है कि वो ऐसा करने पर मजबूर हुआ? जी, फिलहाल अभी पुलिस ने इसका खुलासा नहीं किया है। हालांकि पुलिस ये कह रही है, पुलिस ने कहा है कि गंभीर धाराओं में उसके खिलाफ देशद्रोह के मामले में उसका मुकदमा दर्ज किया गया। 2 वर्गों के बीच वैमनस्य फैलाने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया और अब उससे पूछताछ की जा रही है कि उस युवक की ऐसी क्या मंशा थी कि उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया और साथ ही साथ उसका वीडियो भी बनाया और उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया। तो फिलहाल पुलिस अभी पूरे मामले की जांच करी और जो भी निकल कर सामने आएगा वो फिर मीडिया के सामने रखा जाएगा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। अमरनाथ तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, हमारे संवाददाता। और उधर आगरा में कमला नगर स्थित मकान में भीषण आग लगी है। रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप मचा है। सूचना पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। परिवार ने घर में ही बना रखा था जूतों का स्टोर। आग लगने से लाखों रुपए के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। मौके पर पहुंचे पुलिस जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। थाना कमला नगर के ओजस्व हॉस्पिटल के पास का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो आगरा का ये पूरा मामला है, जहां पर
भीषण आग लगी है आपको बता दें, और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर हालांकि काबू पाया जा चुका है। दमकल कर्मी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। रिहायशी इलाके में आग लगने से हड़कंप भी मचा। सूचना पर दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बताया जा रहा है कि घर के अंदर ये जूते की भी एक स्टॉक रखा हुआ था, जिसको लेकर के अब पूरी जांच पड़ताल चल रही है कि आखिर आग किन वजह से लगी, कैसे लगी है, और अब पुलिस टीम पूरी जांच पड़ताल में जुटी हुई है। बुलंदशहर के गुलावटी थाना क्षेत्र के महोली गांव में पुलिस ने कुख्यात गो तस्करों से मुठभेड़ की, जिसमें 25,000 रुपए का इनामी गौ तस्कर नवाब पुलिस की गोली से घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया और उसके बाद अस्पताल में भर्ती कराया उसे। इस दौरान एक गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार भी हो गया। पकड़े गए गो तस्कर के पास से पुलिस ने एक तमंचा, 2 कारतूस बरामद किए हैं। वहीं पकड़े बदमाश पर चोरी और हत्या के प्रयास जैसे 31 मुकदमे दर्ज हैं। तो ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है पुलिस प्रशासन की तरफ से, बुलंदशहर पुलिस की तरफ से। दरअसल मुठभेड़ में एक गो तस्कर अंधेरे का फायदा उठाकर फरार भी हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में एक गो तस्कर के पैर में गोली लगी है। घायल होने के बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती भी कराया है और पकड़े गए आरोपी पर तमाम सारे मुकदमे भी दर्ज हैं। वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया है। आरोपी के पास से 5 लैपटॉप, 16,000 कैश और एक तमंचा बरामद हुआ है। ये आरोपी कारों का शीशा तोड़कर लैपटॉप की चोरी करते थे। एक साल में कई घटनाओं को इन चोरों ने अंजाम दिया है और अब आरोपी को पकड़ा जा चुका है। नोएडा का ये पूरा मामला है, जहां पर कार का शीशा तोड़ करके ये चोर घटनाओं को अंजाम देते थे। एक साल में कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं और बताया जा रहा है कि ये कार का शीशा तोड़ करके लैपटॉप की चोरी करते थे। और ये आज जिस तरीके से मुठभेड़ हुई है, 5 लैपटॉप, 16,000 कैश और तमंचा बरामद किया गया है पुलिस टीम की तरफ से। वही मुठभेड़ में आरोपी घायल भी हो गया है, जिसे अस्पताल इलाज के लिए भर्ती कराया गया है और एक साल में कई घटनाओं को ये अंजाम दे चुका है आरोपी। जो ये मेट्रो 101 है, इसके पास हमारी 113 एसओ की टीम चेकिंग कर रही थी। वहाँ पे एक काले कलर की स्कूटी वहाँ से यू टर्न लेकर के भागी। हम लोग को संदिग्ध लगा, हम लोगों ने पीछा किया। पीछा करने के बाद ये जो सड़क है, यहाँ लाइट नहीं है, यहाँ पे ये भागने का प्रयास कर रहे थे। हम लोगों ने घेराबंदी की। हमारी टीम पे इन लोगों ने अटैक किया इसने। उसके बाद हम लोगों ने जवाबी कार्रवाई की, जिसमें ये घायल हुआ है। इसको लेकर के तत्काल अस्पताल भेजा। बिजनौर के अफजलगढ़ थाना क्षेत्र में पुलिस ने चेकिंग के दौरान तस्करी कर ले जा रहे 675 ग्राम सोने के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों के पास से एक कार और एक अवैध रिवॉल्वर भी बरामद की गई है। वहीं फिलहाल पुलिस केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। बरामद किए गए सोने की कीमत करीब 40 लाख रुपए बताई जा रही है। तो 675 ग्राम सोने की तस्करी कर रहे थे और पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा है। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया है। चेकिंग के दौरान ये बड़ी सफलता मिली है बिजनौर पुलिस को। इस दौरान 40 लाख के कीमत का सोना बरामद किया गया है इन आरोपियों के पास से। 675 ग्राम सोने की तस्करी कर रहे थे ये आरोपी, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा है। पुलिस ने अब केस दर्ज कर इन आरोपियों को जेल भेज दिया है। पूरे मामले की छानबीन में अब पुलिस टीम जुटी हुई है। वहीं पकड़े गए सोने की कीमत लगभग 40 लाख रुपए बताई जा रही है, जो कि 675 ग्राम था सोना, जो कि तस्करी करने की फिराक में थे ये आरोपी और तस्करी कर रहे थे। चेकिंग के दौरान बिजनौर पुलिस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। समस्तीपुर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक लाचार माता पिता बेटे के शव
को ले जाने के लिए दर दर भटक कर भीख मांग रहे हैं। बताया जा रहा था कि उनसे सदर अस्पताल में उनके बेटे के शव के पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपए मांगे गए थे और रुपए नहीं देने पर पोस्टमार्टम कर्मी ने शव देने से ही इनकार कर दिया था, जिसके बाद लाचार माता पिता बेटे के शव के लिए भीख मांग रहे थे। वहीं इस घटना का वीडियो सामने आने के बाद जिला प्रशासन ने हड़कंप मच गया है। मामले की जांच के बाद डीएम के आदेश पर सिविल सर्जन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर इस मामले का खंडन किया। सिविल सर्जन डॉक्टर एस के चौधरी ने कहा कि पोस्टमार्टम कर्मी द्वारा 50,000 रुपए मांगने की बात अनुचित है। पोस्टमार्टम कर्मी द्वारा रुपए मांगे जाने से संबंधित किसी तरह का साक्ष्य नहीं मिला है और न ही परिजनों ने इसको लेकर किसी तरह की कोई शिकायत की है। ये 6 तारीख की घटना पोस्टमार्टम की 7 तारीख को उन लोग को जानकारी मिली, 7 तारीख को आ गए। तो हमारा जो कर्मचारी है बल्लभ करके है, तो पोस्टमार्टम यही करता है, तो डेड बॉडी इसी के चार्ज में था। तो नियम यही है कि अगर अननोन बॉडी है तो जो रेस्पेक्टिव थाना है, जैसे इस केस में दूसरी जारी है, तो जो भी परिजन हैं जो क्लेम करते हैं कि ये मेरे परिजन है, इसका डेड बॉडी हम ले जाएंगे, तो उनको थाना में जाना पड़ता है और उसकी पहचान बतानी पड़ती है और उससे संबंधित कागजात भी दिखाने होते हैं। और वो सब दिखाने के बाद जब थाना ये संतुष्ट हो जाता है कि हाँ ये जो शव है इन्हीं का है, तब वो फिर अलाउ कर देते हैं कि हाँ ठीक है डेड बॉडी। उस पर कार्रवाई भी हुई थी। ये तो पेड एम्प्लॉय है। बिल्कुल जो आरोप है, ऐसा नहीं कि मैं 100% कह रहा हूँ कि इसको मैं जांच नहीं करूँगा। सिविल सर्जन साहब को कह दिया गया है कि इसको कड़ाई से जांच करिए, लेकिन हमने जो प्राथमिक तौर पे इसकी जांच की तो वो सच्चाई से थोड़ा दूर रहा। पीड़ित परिवार से तो नहीं, अभी वीडियो वायरल हुआ था जो अभी मेरे संज्ञान में आया है। उस परिवार को तो बॉडी को लेकर तो थाना ही गया था ना परिवार को देने के लिए, तो प्रशासन तो वहाँ उपस्थित ही था। और जब ये वायरल वीडियो हो गया है तो मैं बिल्कुल गहनता से इसकी मैं जांच कर रहा हूँ कि अगर कोई भी दोषी होगा तो कर। गंगा दशहरा के दिन उत्तर प्रदेश के कन्नौज में मेहंदी घाट पर गंगा स्नान के लिए जनसैलाब उमड़ा है। सुबह से ही हजारों श्रद्धालु मेहंदी घाट पर गंगा स्नान के लिए जुटे हुए हैं। वहीं गंगा स्नान करने आने वाले श्रद्धालुओं के लिए प्रशासन ने विशेष इंतजाम किए हैं। डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए गंगा तट पर दोनों तरफ जहां गोताखोर दस्ता तैनात रहेगा, वहीं पीएसी का एक दस्ता मोटर बोट से गंगा में गश्त करेगा। स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए महादेवी घाट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहेगा। कन्नौज गंगा दशहरा पर उमड़ा जनसैलाब मेहंदी घाट पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी है। दशहरा जो पर्व है इसलिए पर्व को मानते हैं, तो प्रति वर्ष स्नान के लिए आते हैं। गंगा दशहरा पे आप प्रतिवर्ष आते हैं कन्नौज। क्या देखने को मिल रहा है कन्नौज जब आए आप? बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है। श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ है और स्नान करने में बहुत आनंद आता है। हम लोगों ने यहाँ पे घाट पे टेंट लगाया है, उसके अलावा जगह जगह पे बैरिकेडिंग की गई है। लोग सुरक्षित स्नान कर सकें उसके लिए रेवेन्यू और पुलिस दोनों की पर्याप्त टीमें लगाई गई हैं और लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। भीड़ कल रात से ही आना शुरू हो गई थी, काफ़ी लोग स्नान करके जा चुके हैं। लगातार हम लोग निगरानी रख रहे हैं। काफ़ी मात्रा में भी भीड़ है, लेकिन धीरे धीरे चूँकि सुबह का टाइम हो चुका है तो काफ़ी लोग स्नान करके निकल भी चुके हैं अभी। एक तो तिथि का, ज्येष्ठ मास की तिथि में ऐसा, और दूसरा आज ही के दिन वो स्नान का पर्व है जो व्यक्ति को अर्ध और भौतिक और अर्ध दैविक जितने भी दैहिक दैविक भौतिक आदि 10 प्रकार के पाप होते हैं उनको मात्र गंगा जल के स्नान मात्र से गंगा उसको हर लेती है। इसलिए इसको 10 प्रकार के पाप नष्ट करने वाली या हरने वाली दशहरा वाला कहते हैं। इसलिए हर हर गंगे कहते हैं, अर्थात हमारे पापों को हर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।